हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पाइथन फॉर क्लास 11 सीरीज के गेटिंग स्टार्टेड चैप्टर के पार्ट 4 को टेकअप करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप पाइथन के कीवर्ड्स के बारे में समझ पाएंगे। आप अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उनकी क्या इंपॉर्टेंस और क्या यूजेज है ये आप समझ पाएंगे और पाइथन के एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स क्रिएट कर पाएंगे। कीवर्ड्स की बात अगर हम करते हैं तो कीवर्ड्स स्पेशल वर्ड्स हैं जिनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है लैंग्वेज में, और ये पाइथन के इंटरप्रेटर को प्रोग्राम का स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। ये लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है जो पाइथन 3.10 में अवेलेबल है, और ये लिस्ट अगर आपको देखनी है तो पाइथन इंटरप्रेटर के इंटरेक्टिव मोड में जब आप हेल्प कमांड के अंदर जाते हैं, हेल्प मॉड्यूल के अंदर, तो वहाँ पे कीवर्ड्स टाइप करके आप ये सारे के सारे कीवर्ड्स की एग्जॉस्टिव लिस्ट आप देख सकते हैं। ये सारे कीवर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिस्टेड हैं क्योंकि पाइथन लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, तो फॉल्स, नन और ट्रू कैपिटल लेटर वाले जो कीवर्ड्स हैं पहले हैं, उसके बाद एंड, एज, इजर्ट, असिंक, अवेट, ब्रेक, क्लास, सो ऑन अप टू यील्ड, ये सारे कीवर्ड्स जो हैं ये पाइथन लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को बनाते हैं और स्पेसिफिक हैं, और ये किसी और पर्पज़ के लिए हम यूज़ इनको नहीं कर सकते। उसके बाद बात आती है ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स की। हमें मालूम है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसके अंदर हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करना मीन्स कॉम्पिटिशन्स, कंपैरिजन्स। ये सब करने के लिए स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं जो कि इन कॉम्पिटिशन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ऑपरेटर्स हैं ये हम किसी ना किसी ऑपरेंड को अप्लाई करते हैं। ऑपरेंड क्या हो सकता है? कोई वैल्यू या वेरिएबल। वैल्यू मीन्स की कांस्टेंट वैल्यू लिटरल, या वेरिएबल मीन्स की वैल्यू जो कि प्रोग्राम में चेंज हो सकती है। ऑपरेटर्स जो है ये डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ डिफरेंटली बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्लस ऑपरेटर है ये अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू पे अप्लाई करते हैं तो इसका डिफरेंट रिजल्ट रहता है, और प्लस ऑपरेटर अगर हम स्ट्रिंग्स पे अप्लाई करते हैं तो उसका आउटपुट डिफरेंट रहता है। ऑपरेटर्स को हम अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और असाइनमेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और इन सभी कैटेगरीज को वन बाय वन स्टडी करेंगे, और कौन सा ऑपरेटर किस कैटेगरी में फॉल करता है, उसका यूजेज क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो सारा हम स्टडी करेंगे। वैल्यूज़ और वेरिएबल्स को जब हम ऑपरेटर्स के साथ हम यूज़ करते हैं तो उनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक नेम रहता है ऑपरेंड्स। नॉर्मली वैल्यूज मीन्स कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स, लेकिन जब ऑपरेटर्स के साथ उनको हम मिक्स करते हैं तो उसको हम ऑपरेंड्स कहते हैं। ऑपरेटर्स को जब हम ऑपरेंड्स पे अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है कंटेंट, उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। मीन्स कहने का मतलब कि एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स अप्लाइड ऑन ऑपरेंड्स। सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर स्टडी करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन सबसे बेसिक ऑपरेशन है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। इनमें जो मैथ्स के बेसिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारे ऑपरेशंस हमें यहाँ मिलते हैं, और कुछ एडिशनल ऑपरेशन भी रहते हैं, वो हम अगली शीट में अभी देखेंगे। सबसे पहले हम एडिशन का मैथ्स का ऑपरेशन देखते हैं, जिसके लिए कि सिंबल हमारा प्लस साइन है, और इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। 2 एग्जांपल हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें पहले एग्जांपल में न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे हमने ये ऑपरेटर अप्लाई किया, जैसे 55 + 45, तो आउटपुट हमें 100 मिला। दूसरे एग्जांपल में 2 स्ट्रिंग्स पे अपने जब ये ऑपरेटर अप्लाई किया तो हमें दोनों स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट होके मीन्स जॉइन होके रिजल्ट में मिल गए एज अ आउटपुट। नेक्स्ट जो आपका सिंबल है, नेक्स्ट ऑपरेटर है माइनस, जो कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को अप्लाई करने यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, और जब हम किसी न्यूमेरिक्स पे जैसे अप्लाई करते हैं 55 - 45 तो रिजल्ट 10 है, और इसी तरह एग्जांपल 2 में 30 - 80 तो -50 रिजल्ट है। 80 एक हैवी नेगेटिव फिगर है और 30 पॉजिटिव फिगर है, तो रिजल्टेंट जो है वो नेगेटिव में आएगा, -50। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार सिंबल यूज़ करते हैं, और जब हम ये न्यूमेरिक्स पे अप्लाई करेंगे जैसे 55 × 45 तो रिजल्ट न्यूमेरिक मल्टीप्लिकेशन का हमें मिल जाएगा। और इन केस हम एक स्ट्रिंग पे अप्लाई करेंगे, स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, तो स्ट्रिंग उतने टाइम रिपीट होके हमें एज अ आउटपुट मिल जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि गुड × 3, गुड थ्राइस गुड हमारा प्रिंट हो जाएगा एज अ आउटपुट, गुड गुड गुड। डिवीजन ऑपरेशन के लिए हम स्लैश सिंबल यूज़ करते हैं, और जब हम 2 इंटीजर्स पे ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो है वो इंटीजर फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जांपल 17/5 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वैसे तो ये एक
डेसिमल इसका आउटपुट आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन है, 2 इंटीजर्स पे अप्लाइड है, तो रिजल्ट हमारा 3 आएगा। और सेकंड उसी के नीचे एग्जांपल है जहाँ पे 17 डिवाइड बाई 5.0, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशन में फ्लोट भी है। सो पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करता है, इन केस हमें एक हायर डेटा टाइप सेम एक्सप्रेशन में रहती है, तो जो लोअर डेटा टाइप है वो हायर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे 17 भी फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 फ्लोट्स का जब हम डिवीजन ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट हमारा फ्लोट आउटपुट आएगा 3.4। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में 17.0 बाई 5, तो वो भी 3.54 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले इंटीजर लेके उसको फ्लोट से डिवाइड करते हैं, या फ्लोट लेके इंटीजर से डिवाइड करते हैं, जो रिजल्ट है आपका वो फ्लोट फॉर्म में ही मिलेगा। उसके बाद एक और एग्जांपल है जहाँ पे एक इंटीजर को हम इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर है, तो ये इंटीजर डिवीजन है और रिजल्ट हमें इंटीजर ही मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट इन द क्यू अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो है रिमाइंडर या मॉडुलो ऑपरेशन, जिसमें कि जैसे एग्जांपल से हम स्टडी करते हैं 17 मॉडुलो 5, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ऑपरेंड है उसको राइट हैंड साइड वाले ऑपरेंड से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आता है वो हमारा एज अ आउटपुट हमें मिलता है। 17 मॉडुलो 5 हमें पता है 5 इंटू 3 इज 15, सो रिमाइंडर इज 2, सो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन का रिजल्ट हमें रिमाइंडर मिलेगा, दैट इज 2 हमें एज अ रिमाइंडर रिजल्ट रिटर्न होगा। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में 23 मॉडुलो 2 इंटू 11 इज 22, 1 इज द रिमाइंडर, तो 1 एज अ आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा। अब मॉडुलो ऑपरेटर स्टडी करते हुए मैं थोड़ा सा आपको और भी हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इस ऑपरेटर को यूज़ करके हम किसी नंबर की दूसरे नंबर से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इन केस रिमाइंडर 0 है तो नंबर 1 मीन्स ऑपरेंड 1 इज डिविजिबल बाय ऑपरेंड 2। इन केस रिजल्ट नॉन जीरो है मीन्स ऑपरेंड 1 इज नॉट डिविजिबल बाय ऑपरेंड 2। सो इन केस हमें ये एक प्रोग्राम बनाने के लिए दिया जाता है कि चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड, तो हम उस पर्टिकुलर इनपुट नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 2 से। अगर 2 से डिविजिबिलिटी हमारी जो है वो ओके है मीन्स हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो ये नंबर इवन है, अगर रिमाइंडर नॉन जीरो आता है तो ये नंबर ऑड है। इस तरीके से हम इवन ऑड को चेक करने के लिए मॉडुलो ऑपरेटर यूज़ करके प्रोग्राम बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन है एक्सपोनेंशिएशन, मीन्स कि एक नंबर को रेज टू पावर करना अनदर नंबर। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है तो इसका ऑपरेटर सिंबल क्या है, 2 स्टार सिंबल, और जब हम 2 रेज टू पावर 3 करते हैं तो 2 डबल स्टार 3 करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। और इसी तरह से 16 रेज टू पावर 0.5 रेज टू पावर का मीनिंग क्या होता है, 16 रेज टू पावर 1/2 मीन्स की स्क्वायर रूट ऑफ 16। सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 की वैल्यू क्या आएगी, 4। एक और एग्जांपल है 2 रेज टू पावर 8, सो 2 को सेल से 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट हमारा 256 आएगा। एक और ऑपरेटर जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की ग्रुप में है वो है इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर। सो इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर हमेशा रिजल्ट जो है इंटीजर फॉर्म में ही इंटीजर फॉर्म रिटर्न करेगा, ट्रंकेट कर देगा जो एक्स्ट्रा वैल्यू होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लोट को एक इंट से डिवाइड करता हूँ तो नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर में हमने देखा था, अगर मैं पिछली स्लाइड पे चले जाऊंगा तो फ्लोट 17.0 डिवाइड बाय 5 तो रिजल्ट मेरा 3.4 आया था जो कि फ्लोट है। लेकिन जब मैं इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करूंगा तो फ्लोट 7.0 डिवाइड बाय इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर एंड डिवाइड बाय हैविंग इंटीजर डिवीजन विद 2 तो रिजल्ट हमारा 3.0 आएगा। तो डेसिमल के बाद वाली जो चीज़ें जो भी वैल्यू है वो ट्रंकेट हो जाएगी। उसी तरह 3 डिवाइड बाई 2 सो 1, तो इंटीजर डिवीजन है तो डेसिमल के बाद की वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी। नेक्स्ट हम रिलेशनल ऑपरेटर स्टडी करते हैं जो कि किन्हीं 2 वैल्यूज़ के ऑपरेंड्स के आपस में रिलेशन चेक करने के काम आता है कि दोनों ऑपरेंड्स का क्या रिलेशन है। एक ऑपरेंड दूसरे से लेस है, ग्रेटर है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है या इक्वल टू है। सो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स ये सब इक्वालिटी और इनइक्वालिटी चेक करते हैं 2 ऑपरेंड्स के बीच में। सबसे पहले हमारा लेस देन ऑपरेशन है, लेस देन रिलेशनल ऑपरेटर है तो उसके लिए लेस देन सिंबल हम यूज़ करते हैं। और अगर ऑपरेंड 1 लेस देन ऑपरेंड 2 है तो ट्रू रिटर्न होता है, अगर ऑपरेंड 1 नॉट लेस देन या ग्रेटर देन ऑपरेंड 2 है तो
फॉल्स रिटर्न होता है। सो यहाँ पे एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि 7 लेस देन 10 ट्रू है क्योंकि ऑपरेंड 1 इज लेस देन ऑपरेंड 2, तो ट्रू रिटर्न होगा, ट्रू की वैल्यू में मिलेगी एज आउटपुट। 7 लेस देन 5 अगर मैं चेक करूंगा तो फॉल्स मिलेगा क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 5। और इसी तरह से 7 लेस देन 10 लेस देन 15 ये मैं चेक करूंगा तो ये इवेल्युएट कैसे होगा, 7 लेस देन 10 एंड 10 लेस देन 15। सो हमें पता है कि 7 इज लेस देन 10 एंड 10 इज लेस देन 15, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो इसका भी आउटपुट हमें ट्रू मिलेगा। इसी तरह एग्जांपल 2 में हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन कैसे होगा, ये डिक्शनरी ऑर्डर कंपैरिजन होगा। अगर मैं हेलो को गुड बाय वर्ड से कंपेयर करता हूँ तो डिक्शनरी में मुझे मालूम है कि हेलो गुड बाय से बाद में आता है, मीन्स कि हेलो गुड बाय से बड़ा है डिक्शनरी ऑर्डर में। तो हेलो लेस देन गुड बाय जब मैं चेक करूंगा तो मुझे फॉल्स मिलेगा क्योंकि हेलो इज ग्रेटर देन गुड बाय, नॉट लेस देन गुड बाय। और वहीं मैं गुड बाय लेस देन हेलो चेक करूंगा तो ट्रू मिलेगा क्योंकि डिक्शनरी ऑर्डर में गुड बाय हेलो से छोटा है। नेक्स्ट ग्रेटर देन सिंबल की बात करते हैं, ग्रेटर देन ऑपरेशन की बात करते हैं। ग्रेटर देन सिंबल से डिनोट होता है और ऑपरेंड 1 ग्रेटर देन ऑपरेंड 2 है तो ट्रू, ऑपरेंड 1 लेस देन ऑपरेंड 2 है तो फॉल्स। सो पहला एग्जांपल 7 लेस देन 5, 7 ग्रेटर देन 5 ट्रू, सेकंड 10 लेस देन 10 फॉल्स। सो अब 10 लेस देन 10 जब कंपैरिजन करेंगे तो 10 इज नॉट लेस देन 10, 10 इज इक्वल टू 10। सो इस केस में भी ये फॉल्स हमें रिटर्न करेगा। उसी तरह हम एग्जांपल 2 में चलते हैं, तो जैसे हमने लेस देन का स्टडी किया था डिक्शनरी ऑर्डर, वैसे ही ग्रेटर देन सिंबल काम करेगा। हेलो ग्रेटर देन गुड बाय ट्रू है क्योंकि डिक्शनरी ऑर्डर में हेलो गुड बाय से बाद में आता है, उससे बड़ा है सीक्वेंस में। गुड बाय ग्रेटर देन हेलो फॉल्स है क्योंकि डिक्शनरी ऑर्डर में गुड बाय हेलो से छोटा है। लेस देन इक्वल टू की बात करते हैं। सो लेस देन इक्वल टू ट्रू कब रिटर्न करता है, जब एक ऑपरेंड जो 1 है वो ऑपरेंड 2 से छोटा है या उसके बराबर है, दोनों केसेस में ट्रू रिटर्न करता है। सो अगर मैं कंपेयर करता हूँ 2 को 5 से विद द लेस देन ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू रिटर्न करेगा। और इसी तरह से 7 लेस देन इक्वल टू 4 फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि 7 जो है 4 से बड़ा है। ये कंडीशन ट्रू नहीं है, कंपैरिजन होगा तो 7 लेस देन इक्वल टू 4 फॉल्स रिटर्न करेगा। वहीं पे टेक्स्ट के साथ जब कंपैरिजन की बात करता हूँ, हेलो लेस देन इक्वल टू गुड बाय फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि हेलो इज ग्रेटर देन गुड बाय, और गुड बाय लेस देन इक्वल टू हेलो ट्रू रिटर्न करेगा। फिर हम बात कर रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेशन की, रिलेशनल ऑपरेटर की। सो ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करता है कि एक ऑपरेंड दूसरे से बड़ा है या उसके बराबर है तो ट्रू, अगर उससे छोटा है तो फॉल्स। तो पहला कंपैरिजन में हमने किया 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सो क्योंकि 10 से बड़ा या बराबर, तो बराबर वाला जो यहाँ पे कंपैरिजन है वो ट्रू हो गया तो ट्रू रिटर्न होगा। 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 जब हम कंपेयर करेंगे तो फॉल्स रिटर्न होगा। उसी तरीके से जब स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन करते हैं, हेलो ग्रेटर देन इक्वल टू गुड बाय, सो हेलो जो है गुड बाय से बड़ा है डिक्शनरी ऑर्डर में तो ट्रू। गुड बाय ग्रेटर देन इक्वल टू हेलो, डिक्शनरी ऑर्डर में गुड बाय जो है हेलो से छोटा है तो फॉल्स। अब बात आती है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर की, जिसके कि 2 सिंबल्स हैं, एक्सक्लेमेशन साइन एंड इक्वल टू सिंबल भी यूज कर सकते हैं, और लेस देन सिंबल एंड ग्रेटर देन सिंबल इन कॉम्बिनेशन ये भी यूज कर सकते हैं। सो इन केस मैं जब कंपैरिजन करता हूँ 2 ऑपरेंड्स का आपस में और दोनों इक्वल नहीं है तो ये ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है। सो इन केस मैं कहता हूँ 10 नॉट इक्वल टू 11, सो ये ट्रू स्टेटमेंट है, 10 इज नॉट इक्वल टू 11, सो ट्रू रिटर्न होगा। 10 नॉट इक्वल टू 10 करता हूँ कंपैरिजन तो ये फॉल्स रिटर्न होगा क्योंकि 10 जो है 10 के बराबर है। स्ट्रिंग ऑपरेशंस की बात कर, स्ट्रिंग पे अप्लाई करते हैं, हेलो नॉट इक्वल टू हेलो, यहाँ पे हेलो हेलो के बराबर नहीं है, ये ट्रू रिटर्न हो रहा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। H कैपिटल ELLO स्मॉल और को कंपेयर अगर करते हैं सभी के सभी कैपिटल लेटर से तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, दोनों अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, इसलिए यहाँ पे हेलो नॉट इक्वल टू हेलो का ट्रू हमें रिजल्ट मिलेगा। और जब मैं कंपेयर करता हूँ हेलो को हेलो से ही कंपेयर करता हूँ, सो हेलो नॉट इक्वल टू हेलो फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि हेलो जो है हेलो के इक्वल है, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट, हेलो इज इक्वल टू हेलो। उसके बाद हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की, जो कि एक ऑपरेंड को दूसरे से इक्वालिटी चेक करता है। सो इसमें हम 2 इक्वल टू डबल इक्वल टू साइन यूज करते हैं, जो कि ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से चेक करने के लिए। सो अगर मैं कहता हूँ 10 इक्वल टू 10, सो ये ट्रू है क्योंकि 10 इज इक्वल टू 10
और अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ 10 का 11 से, सो 10 इज़ नॉट इक्वल टू 11, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं स्ट्रिंग्स पे ये अप्लाई करता हूँ, हेलो इक्वल टू हेलो, सो दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और हेलो इक्वल टू गुड बाय करूँगा तो ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो उसके बाद हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे, जो कि दो कंडीशंस को आपस में कंबाइन करने के काम आते हैं। फॉर एग्जांपल और, एंड और नॉट, ये तीन हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। इनका यूजेज भी हम स्टडी करते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। सो और ऑपरेटर जो है, इन केस और ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट के एक्सप्रेशंस दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी। एंड ऑपरेशन के लॉजिकल ऑपरेटर के केस में लेफ्ट और राइट दोनों एक्सप्रेशन अगर ट्रू होंगे तो ही हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी। और जो नॉट ऑपरेटर है ये ऑपरेंट की कंडीशन को रिवर्स कर देता है। अगर ऑपरेंट ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर ऑपरेंट फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम एग्जांपल्स के साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले और लॉजिकल ऑपरेटर के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हमने लिए, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू -10, और इफ़ a ग्रेटर दैन 0 और b ग्रेटर दैन 0, तो ये दो कंडीशन हमने चेक की और उनको हमने ज्वाइन किया और लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। सो इफ़ a ग्रेटर दैन 0, जो पहला लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन हम इवेलुएट करते हैं, a ग्रेटर दैन 0, तो इसकी वैल्यू हमें ट्रू मिलेगी क्योंकि a की वैल्यू 10 है विच इज़ ग्रेटर दैन 0। और राइट साइड का एक्सप्रेशन जब हम वैल्यूट करते हैं तो b ग्रेटर दैन 0 की वैल्यू में फॉल्स मिलेगी क्योंकि b इक्वल टू -10 विच इज़ लेस दैन 0। बट क्योंकि लॉजिकल और ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों साइड में से कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू होगा, तो लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन ट्रू होने की वजह से हमें इफ़ हमारा ट्रू रिटर्न करेगा और ईदर ऑफ द नंबर इज ग्रेटर दैन 0 हमारा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये है लॉजिकल और ऑपरेटर का यूसेज। लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है ये लेफ्ट और राइट जो दोनों जॉइंट एक्सप्रेशंस हैं, दोनों की वैल्यू ट्रू रिटर्न होनी चाहिए तो ही नेट रिजल्ट ट्रू निकल इसका रिटर्न होता है। सो इन केस हम a और b दो वेरिएबल्स लेते हैं जिनकी दोनों की वैल्यू हम 10 लेंगे, और जब हम कंपैरिजन करेंगे इफ़ a ग्रेटर दैन 0 एंड b ग्रेटर दैन 0, तो हम देखते हैं दोनों एक्सप्रेशंस यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेंगे। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 10 है। सो दोनों साइड से जब ट्रू रिटर्न होता है तो हमारा एंड लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है। तो प्रिंट द नंबर्स आर ग्रेटर दैन 0, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नॉट ऑपरेटर की, जो कि रिटर्न्ड एक्सप्रेशन को रिवर्स करता है। मीन्स अगर रिटर्न्ड एक्सप्रेशन ट्रू है तो फॉल्स करता है, फॉल्स है तो ट्रू करता है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल a इक्वल टू 10 ले लिया और हमने एक कंडीशन चेक की a mod 2 इक्वल टू 0। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a mod 2 इक्वल टू 0, हमारे केस में 10 mod 2 इक्वल टू 0 जो है ये ट्रू है क्योंकि 10 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। सो इफ़ नॉट, सो इन केस अंदर का एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करेगा तो नेट रिजल्टेंट एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हो जाता है। सो इफ़ नॉट a mod 2 इक्वल टू 0 हमारे केस में फॉल्स रिटर्न करेगा। सो फॉल्स रिटर्न होने की वजह से एल्स की स्टेटमेंट चल जाएगी प्रिंट इवन नंबर। यहीं पे कहीं अगर हम a की वैल्यू 11 ले लेते हैं, सो a mod 2 जो है वो हमारा रिटर्न करेगा 1, जो कि एक फॉल्स रिटर्न करेगा जब कंपेरिजन 0 के साथ होगा। सो इफ़ नॉट a mod 2 मीन्स कि जब अंदर की वैल्यू फॉल्स है तो नेट रिजल्टेंट वैल्यू ट्रू हो जाएगी क्योंकि अंदर की वैल्यू को फॉल्स के लिए नॉट चेक कर रहा है, और फाइनली प्रिंट ऑड नंबर हमारा यहाँ पे रिजल्ट चल जाएगा। सो इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशंस को ज्वाइन करने के लिए काम आते हैं, और जहाँ पे स्पेसिफिक जैसा ऑपरेशन चाहिए वैसा लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। अब बात आती है असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। सो प्रोग्रामिंग में जब हम वेरिएबल्स को प्रोसेस करते हैं तो हमें वेरिएबल्स को चेंज करना पड़ता है, प्रोसेसिंग के बाद न्यू वैल्यूज़ अप्लाई करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे काम आते हैं। सो सबसे पहले हम एक बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू साइन की बात करते हैं, जो कि राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल को अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 12 एग्जांपल है यहाँ पे, तो x वेरिएबल में 12 वैल्यू स्टोर हो जाएगी इस स्टेटमेंट के रन करने के बाद। उसी तरीके से y इक्वल टू ग्रीटिंग्स, सो y वेरिएबल को एक स्ट्रिंग वैल्यू ग्रीटिंग्स अलॉट हो जाएगी, y वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी
असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करने से। अब कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हम यूज़ करते हैं। ये शॉर्ट हैंड नोटेशंस होती हैं एक प्रोसेस को करने की। फॉर एग्जांपल इन केस मुझे एक वेरिएबल की एग्जिस्टिंग वैल्यू में कुछ और वैल्यू ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक वेरिएबल, यहाँ पे एग्जांपल 12 लेके चले हम। सो वेरिएबल की वैल्यू 12 है, एक्स की वैल्यू। सो मैं कहता हूँ मुझे एक्स में 12 में 2 ऐड करना है। सो मेरा जो नॉर्मल एक्सप्रेशन रहेगा इसके लिए, नॉर्मल स्टेटमेंट रहेगा, वो रहेगा x इक्वल टू एक्स प्लस टू। सो x इक्वल टू एक्स प्लस टू का मीनिंग क्या है कि राइट साइड पे जो यहाँ पे वैल्यू है x, उसकी ओरिजिनल वैल्यू 12 है। सो लेफ्ट साइड का वेरिएबल x को 12 प्लस 2 की वैल्यू अलॉट हो जाएगी, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड का एक्सप्रेशन वैल्यूएट होता है और फिर वो लेफ्ट साइड को अलॉट होता है। सो x वेरिएबल की न्यू वैल्यू क्या होगी? 14। इसी प्रोसेस को करने के लिए, इसी प्रोसेसिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए शॉर्ट हैंड नोटेशन में हम लिखते हैं, जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो है प्लस इक्वल टू। सो प्लस इक्वल टू क्या करता है? लेफ्ट साइड पे जो ऑपरेंड होता है उसको राइट साइड की वैल्यू ऐड करके नई वैल्यू लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को अलॉट कर देता है। सो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं x प्लस इक्वल टू 2, सो इसका मीनिंग है x इक्वल टू एक्स प्लस टू। मीन्स पहले तो x में 2 की वैल्यू ऐड होगी, जो कि अगर एग्जांपल में 12 दिया मैंने तो 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, और फिर x को ये जो न्यू वैल्यू है ये अलॉट हो जाएगी। मीन्स अब x वेरिएबल में न्यू वैल्यू वुड बी 14। सो इसको पढ़ने का एक अंडरस्टैंडिंग के लिए तरीका क्या है कि जब x प्लस इक्वल टू 2 लिखा है तो पढ़ने में हम इसको इसी तरह से पढ़ेंगे, x इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो हमें ये लॉजिक इसका पूरा समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा माइनस इक्वल टू, विच जो क्या करता है? सब्ट्रैक्ट एंड असाइन बैक द रिजल्ट टू लेफ्ट ऑपरेंड। सो अगर मैं कहता हूँ x माइनस इक्वल टू 2, तो x की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें से 2 माइनस करके लेफ्ट ऑपरेंड यानी कि x को ये नई वैल्यू अलॉट हो जाएगी, और x इक्वल टू एक्स माइनस 2, अगर 12 वैल्यू है सैम्पल एग्जाम्पल, तो 12 माइनस 2 x की नई वैल्यू 10 हो जाएगी। इसी तरह से मल्टीप्लाई इक्वल टू, सो मैं कहता हूँ x मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। सो अगर x की वैल्यू 12 एग्जाम्पल में लिया हमने, सो x इक्वल टू 12 इंटू 2, सो नई वैल्यू जो x की वो हो जाएगी 24। डिवाइड इक्वल टू, सो x इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 2, सो x की वैल्यू 12 है, सो 12 डिवाइड बाई 2 जो 6 है वो न्यू वैल्यू x वेरिएबल को अलॉट हो जाएगी, तो x की न्यू वैल्यू विल बी 6। इसी तरीके से मॉड्यूलो इक्वल टू, सो x मॉड्यूलो इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या है? x इक्वल टू एक्स मॉड 2। सो x की वैल्यू का 12 है, सो 12 मॉड 2 जो होता है 0 रिमाइंडर आता है, तो x की न्यू वैल्यू विल बी 0। एक्सपोनेंशियल इक्वल टू, x इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2। सो x की वैल्यू 12 है, तो 12 रेज टू पावर 2 विल बी 144, सो x विल बिकम 144। अब हम बात करते हैं इंटीजर डिवीजन की, या जिसको फ्लोर डिवीजन भी कहते हैं। x इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 2, सो x की वैल्यू 12 है, सो 12 डिवाइड बाई 2 वुड बी 6, x की नई वैल्यू 6 यहाँ पे अलॉट हो जाएगी। अब मैंने एग्जांपल अभी हमने देखा जो हमारा जो एडिशन ऑपरेटर था, उसमें हमने देखा कि जब हम एडिशन ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं न्यूमेरिक्स के ऊपर, सो वो डिफरेंट बिहेव करता है एज कम्पेयर टू जब हम उसको अप्लाई करते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर। सो यही हमारा जो पहला नोट का पॉइंट नंबर 1 है कि सेम ऑपरेटर में परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू टू विच इट इज अप्लाइड। और दूसरा डिवीजन ऑपरेटर जो है वो डिफरेंटली बिहेव करता है, जब इंटीजर को अप्लाई करते हैं तो डिफरेंटली बिहेव करता है, जब फ्लोट को अप्लाई करते हैं तो डिफरेंटली बिहेव करता है। अब बात हम करते हैं एक्सप्रेशंस की। सो एक्सप्रेशंस क्या हैं? हमने देखा कि हमने ऑपरेटर्स की बात की, हमने ऑपरेंड्स की बात की। सो जब ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स को एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन में हम लेते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। So expression is a combination of values, variables and operators. So it generates a single value which by itself is an expression. So for example 10 plus 5, ये एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर की 2 ऑपरेंड्स हैं और एक ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर है। 9 plus 4 plus 2 भी एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 3 ऑपरेंड्स हैं और 2 ऑपरेटर्स हैं। इसी तरीके से 5.0 by 4 plus 6 minus 3.0 भी एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर की हमारे 4 ऑपरेंड्स हैं और हमारे 3 यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं। सो
एक्सप्रेशन वैल्यू जो है वो अपने आप में किसी और एक्सप्रेशन में ऑपरेंड का काम कर सकती है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सब एक्सप्रेशंस का कॉन्सेप्ट मैं आगे आपको जाके एक्सप्लेन करता हूँ, तो उसमें आपको समझ आएगा कि एक एक्सप्रेशन जो है वो भी फर्दर ऑपरेंड्स की तरह काम कर सकता है और डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के साथ भी हम ज्वाइन कर सकते हैं न्यू एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर से हम व्यू करते हैं इस एग्जांपल को 5.0/4 + 6 - 3.0। तो जब हम ये एक्सप्रेशन वॉच करते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे क्योंकि 3 ऑपरेशंस हैं, एक डिवीजन ऑपरेशन है, एक एडिशन ऑपरेशन है, एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, तो कौन सा वाला ऑपरेशन पहले काम करेगा? इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मीन्स मेरा कहने का मतलब मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि 5.0 / 4 पहले होगा या एडिशन वाला जो पार्ट है वो 4 + 6 - 3.0 एडिशन वाला पार्ट पहले होगा। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। मीन्स कि कौन सा ऑपरेटर जो है वो बाकी ऑपरेटर से पहले इवेल्युएट होता है। सो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस का एक पूरा चार्ट रहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसमें कि हायर प्रेसिडेंस से लोअर प्रेसिडेंस की तरफ हम मूव करते हैं। सो अभी मैं वो आपको चार्ट भी दिखाने लगा हूँ। उससे पहले हम एक और चीज़ समझते हैं कि ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी होती है। जब हम चार्ट देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कुछ ऑपरेटर्स जो है ना उनका सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस है। सो इनके सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस है तो उस केस में कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला, वो डिपेंड करता है कि ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या है। जो हमारे इक्वल टू मीन्स की असाइनमेंट और जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हैं पाइथन में, इन दोनों की राइट एसोसिएटिविटी है। मीन्स कि अगर इनके सेम लेवल का ऑपरेटर हमारा एक्सप्रेशन में होगा तो राइट साइड वाला पहले परफॉर्म होगा ऑपरेशन, राइट साइड वाला पहले इवेल्युएट होगा। लेकिन बाकी जो ऑपरेटर्स हम देखेंगे इस चार्ट में उनकी लेफ्ट एसोसिएटिविटी है। तो इन केस उन ऑपरेटर्स के सेम लेवल का ऑपरेटर एक्सप्रेशन में कहीं और मिलता है तो पहले लेफ्ट साइड में जो ऑपरेटर है वो पहले से इवेल्युएट होगा, फिर उसके बाद वो राइट साइड की तरफ मूव करेगा इवैल्यूएशन प्रोसेस। सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के चार्ट को हम देखते हैं और थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंशिएशन है। सो मीन्स कि हमारे एक्सप्रेशन के अंदर अगर एक्सपोनेंशिएशन वाला ऑपरेटर होगा तो सबसे पहले वही टास्क पहले परफॉर्म होगा, उसके बाद कोई और ऑपरेटर वाला ऑपरेटर और ऑपरेंड हमारे इवैल्यूएट होंगे। उसके बाद सेम लेवल पे यूनरी प्लस और यूनरी माइनस हैं। यूनरी प्लस और यूनरी माइनस में आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा किसी आगे जाके एग्जांपल में। उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलो और फ्लोर डिवीजन, ये सारे के सारे एक ही लेवल पे हैं। मीन्स कि ये पहले परफॉर्म होंगे। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलो और फ्लोर डिवीजन। मीन्स की एक्सप्रेशन में कहीं भी हमें ये सिंबल मिलता है तो पहले हमें इस सिंबल को वैल्यूएट करना है, इसके लेफ्ट और राइट के ऑपरेंड्स को आपस में, और उसके बाद हमें प्रेसिडेंस के जो नीचे हैं उन एक्सप्रेशंस को वर्क करना है। उस तरीके से हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है उनकी सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स उसके बाद आते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स अगर एक्सप्रेशन में है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उनका इवैल्यूएशन इसके बाद होगा। उसके बाद हमारा जो इवैल्यूएशन होगा वो होगा इक्वालिटी ऑपरेटर्स का, इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे इवैल्यूएट होंगे, जिसके अंदर हमारा मॉडुलो इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, इंटीजर डिवीजन इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू और मल्टीप्लाई इक्वल टू। और लास्ट में लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे इवैल्यूएट होते हैं। सो सबसे लो प्रेसिडेंस मीन्स कि हमारे एक्सप्रेशन में पहले सब कुछ इवैल्यूएट हो जाएगा और लास्ट में लॉजिकल ऑपरेटर्स की टर्न आएगी इवैल्यूएशन की। सो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स का कंसेप्ट यूज होता है ये फाइंड करने के लिए कि कौन सा सब एक्सप्रेशन पहले इवैल्यूएट होगा। हमारे एग्जांपल्स में से हम एक एग्जांपल फिर से उठाते हैं, 9 + 4 + 2। सो 9 + 4 + 2 एग्जांपल में हमारे दो ही ऑपरेटर्स हैं, दोनों एक ही लेवल के प्लस हैं, एडिशन ऑपरेटर्स हैं। सो हमें मालूम है कि एडिशन के केस में अगर एक्सप्रेशन में ये ऑपरेशन होगा तो लेफ्ट एसोसिएटिविटी की वजह से पहले लेफ्ट साइड वाला एक सब एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा और फिर उसके बाद राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा ये इवैल्यूएशन जो प्रोसेस है। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 9 + 4 है पहले सब एक्सप्रेशन, तो वो इवैल्यूएट होगा। सो नेक्स्ट लेवल पे हमारा एक्सप्रेशन 13 + 2 इवैल्यूएट होगा और फाइनली 15 एंड रिजल्ट हमें मिलेगा।
उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है 5.0/4 प्लस 6 माइनस 3.0, यहाँ हम देख रहे हैं कि पैरेंथेसिस मतलब कि ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो ब्रैकेट्स जो है वो प्रेसिडेंस को ब्रेक करते हैं। मीन्स कि जब हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस का चार्ट देखा तो उसमें ब्रैकेट्स जब हम कहीं भी अप्लाई कर देते हैं तो ब्रैकेट्स के अंदर का सब एक्सप्रेशन जो है वो सबसे पहले इवेल्युएट होता है। सो 5.0/4 प्लस 6 माइनस 3.0 एक्सप्रेशन को जब इवेल्युएट करने लगेंगे हम तो 6 माइनस 3.0 सबसे पहले इवेल्युएट होकर 3.0 की वैल्यू में मिलेगी। नेक्स्ट स्टेज पे जो एक्सप्रेशन हमारा रहेगा वो इवेल्युएट करने के लिए 5.0/4 प्लस 3.0 अब हमारे पास है, और उसमें हम देख रहे हैं कि 5.0/4 डिवाइड बाई 4। सो हमें मालूम है कि जो डिवीजन प्रोसेस है उसकी प्रेसिडेंस एडिशन से ऊपर है। सो पहले डिवीजन का जो एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट होगा, सब एक्सप्रेशन 5.0/4 जिससे हमें 1.25 मिलेगा, और लास्ट में 1.25 प्लस 3.0 जो हमें एंड रिजल्ट 4.25 देगा। तो इस तरीके से ऑपरेटर प्रेसिडेंस जब हम रूटीन में एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने शुरू हो जाते हैं तो हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो माइंड में मेमोराइज हो जाता है। बड़ी इजीली हम इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट मेंटली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात स्टडी करते हैं, नेक्स्ट जो कंसेप्ट स्टडी करते हैं वो स्टेटमेंट्स का। सो एक्सप्रेशन स्टडी करने के बाद स्टेटमेंट जो है वो एक यूनिट ऑफ कोड है जो कि पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट कर सकता है। सो सिंपलेस्ट पॉसिबल स्टेटमेंट जो है वो है x = 5, एरिया = x⁻², प्रिंट एरिया, ग्रीटिंग = गुड मॉर्निंग। सो इस तरह के जो भी हमने यहाँ पे ये लाइंस कोड की यहाँ पे लिखी हैं तो एवरी लाइन इज अ स्टेटमेंट, और ये पाइथन इंडिपेंडेंटली किसी भी लाइन को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता है। सो ये थे एग्जांपल सिंपल स्टेटमेंट्स के जो कि एक सिंगल लाइन पे स्टेटमेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स की। कंपाउंड स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है, और जो ग्रुप है वो नॉर्मल फ्लो से इंडेंटेड होता है। 4 कैरेक्टर्स जनरली राइट साइड पे इंडेंट होता है, और सारा का सारा ग्रुप जो है वो एक ही लेवल पे होता है। सो यहाँ पे अगर हम कंपाउंड स्टेटमेंट की बात करें तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट इफ़ i<0 प्रिंट i इज नेगेटिव एल्स प्रिंट i इज नॉन नेगेटिव। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट का एग्जांपल है जहाँ पे हम देख रहे हैं प्रिंट i इज नेगेटिव इंडेंटेड है, और इसी तरह से प्रिंट i इज नॉन नेगेटिव भी इंडेंटेड है। पाइथन स्टेटमेंट्स लिखते हुए हमें कुछ चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेंगी। एक तो पाइथन की एक स्टेटमेंट एक सिंगल लाइन पे, फिजिकल लाइन पे हमें लिखनी चाहिए। ये भी पॉसिबल है कि हम एक ही लाइन पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकें, फिर हमें एक स्टेटमेंट को दूसरे से सेमीकोलन से सेपरेट करना पड़ेगा, लेकिन वो एक अच्छी प्रोग्राम राइटिंग स्टाइल नहीं है। हमें बेटर ये है कि हम हर फिजिकल लाइन पे एक स्टेटमेंट ही लिखें। प्रोग्राम को कमेंट करने के लिए हम कमेंट्स का कंसेप्ट स्टडी करते हैं आगे। कमेंट करने के लिए हम हैश सिंबल यूज़ कर सकते हैं। कमेंट्स जो हैं ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते, ये इंटरप्रेटर इनको इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट नहीं करता, ये सिर्फ हमारे लिए मैसेजेस होते हैं कि कौन सा ब्लॉक प्रोग्राम का क्या कर रहा है, हम उसको लेबलिंग करके रखते हैं जस्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। इन केस हमारी एक स्टेटमेंट काफ़ी लॉन्ग है तो हम उसे ब्रेक करने के लिए स्लैश सिंबल यूज़ कर सकते हैं एंड ऑफ द लाइन में। स्लैश सिंबल यूज़ करने के बाद जो नेक्स्ट लाइन में जो स्टेटमेंट होगी वो भी फर्स्ट लाइन का ही पार्ट माना जाएगा। इस तरीके से मल्टीपल लाइंस पे ब्रेक कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट को। और इन केस हमारे एक्सप्रेशन के अंदर पैरेंथेसिस हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रेसेस हैं, फिर हमें उनको ब्रेक करने के लिए स्लैश की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली ब्रेसेस के बीच में या ब्रैकेट्स के बीच में जो भी होगा वो एज अ सिंगल लाइन, एक एज अ सिंगल स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। इंटरैक्टिव मोड में जब हम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पे जब हमें एक एंड ऑफ इंडेंटेड ब्लॉक शो करना है तो हम एक डबल लाइन दे सकते हैं, एक्स्ट्रा लाइन देके ये सिग्निफाई कर सकते हैं। इंडेंटेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए। जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसकी हर स्टेटमेंट सेम लेवल की इंडेंटेशन होनी चाहिए, यूजुअली जो कि 4 कैरेक्टर्स की इंडेंटेशन होती है। इन केस हम इंडेंटेशन में थोड़ा भी कम ज़्यादा करते हैं तो जो हमारा इंटरप्रेटर है वो हमें एरर थ्रो करेगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। वाइट स्पेस जो एक लाइन के स्टार्टिंग में दी जाती है वो इंडेंटेशन का पार्ट होती है, लेकिन प्रोग्राम में कहीं भी और अगर हम वाइट स्पेस एक प्रोग्राम के वर्ड के अंदर और दूसरे प्रोग्राम के ऑपरेटर ऑपरेंड या किसी भी कीवर्ड के अंदर देते हैं तो वो वाइट स्पेस जो है इनसिग्निफिकेंट है, उसका कोई भी रिजल्ट प्रोग्राम पे नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम ये समझते हैं कि प्रोग्रामिंग जो है वो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग का पूरा साइकिल है।
सो इनपुट के लिए हम अपने पाइथन प्रोग्राम में इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। सो इनपुट क्या है बेसिकली? इनपुट है डेटा एंटर्ड बाय द यूज़र ऑफ द प्रोग्राम। सो इन केस हमें एक वेरिएबल में एक डेटा यूज़र से इनपुट लेके स्टोर करना है, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं पाइथन में? एक एग्जांपल यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। सो ये एंटर योर नेम प्रॉम्प्ट पाइथन में यूज़र को मिल जाएगा। उसके आगे वो कर्सर वेट करेगा यूज़र के इनपुट के लिए, और यूज़र जब इनपुट टाइप करके एंटर प्रेस करेगा कीबोर्ड से, तो ये जो भी वैल्यू यूज़र ने टाइप की होगी वो x वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी, x वेरिएबल को अलॉट हो जाएगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल है जहाँ पे हम इनपुट तो लेना चाहते हैं लेकिन इनपुट की डेटा टाइप हमें इंटीजर चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनपुट जो फंक्शन है ये हमें सारे के सारे इनपुट स्ट्रिंग फॉर्म में देता है, और अगर मैं कहता हूँ इनपुट एंटर योर रोल नंबर और आगे मैं रोल नंबर 7 या 9 कुछ भी एंटर करता हूँ, तो y के अंदर वो स्ट्रिंग फॉर्म में जाएगा। और मैं अगर चाहता हूँ कि इंटीजर फॉर्म में जाए तो फिर मुझे टाइप कास्टिंग यूज़ करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे इंट फंक्शन यूज़ करके मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ इनटू अ इंटीजर। आउटपुट देने के लिए पाइथन प्रोग्राम के अंदर हम प्रिंट कमांड यूज़ कर सकते हैं। हमने आगे पहले एग्जांपल्स में भी ये प्रिंट कमांड यूज़ की है। सो प्रिंट कमांड और साथ में उसके जो भी कंटेंट हमें प्रिंट करना है। सो प्रिंट हेलो हमें स्क्रीन पे हेलो मैसेज प्रिंट कर देगा। प्रिंट 3.14159 इंटू 7^2 इस एक्सप्रेशन को वैल्यूड करके जो भी रिजल्ट है वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। मीन्स कहने का मतलब प्रिंट स्टेटमेंट के साथ हम कॉन्स्टेंट्स भी दे सकते हैं जैसे हेलो, वेरिएबल भी दे सकते हैं और एक्सप्रेशंस भी दे सकते हैं। सो थर्ड एग्जांपल जो है प्रिंट आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स दे रहे हैं, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, लेकिन बीच में कॉमाज है। सो प्रिंट स्टेटमेंट में अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ एक ही लाइन में प्रिंट करनी है तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हम दे सकते हैं। तो ये जब प्रिंट का आउटपुट आएगा तो स्क्रीन पे आई एम 16 ईयर्स ओल्ड एक ही लाइन में प्रिंट होके आएगा। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन की, प्रोग्राम को अच्छे से लेबल करने की। सो जब हमारा प्रोग्राम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसमें लाइंस ऑफ कोड बढ़ जाती हैं, तो हमें ये प्रोग्राम के थ्रू मूव करते हुए समझने में आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होना शुरू हो जाता है कि ये कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड क्या टास्क परफॉर्म करता है। सो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम प्रोग्राम में जो भी ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं, जो भी सब टास्क परफॉर्म करते हैं मॉड्यूल्स, वो वहाँ पे हम लेबलिंग में लिख दें कि हैश सिंबल लगा के हम ये लेबलिंग कर सकते हैं, और वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारा जो कोड है, कोड सेगमेंट क्या टास्क परफॉर्म करता है। और इसका एडवांटेज एक और क्या रहेगा कि जो भी प्रोग्रामर, अगर हम एक टीम ऑफ प्रोग्रामर्स के साथ काम कर रहे हैं या कल को हमें ये प्रोग्राम किसी से शेयर करना है, तो ये प्रोग्राम अच्छे से लेबल्ड होने से क्या होगा कि जो भी प्रोग्रामर हमारे प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना चाहेगा उसको ये बड़ी इजीली समझ आ जाएगा प्रोग्राम का कौन सा सेगमेंट क्या टास्क परफॉर्म करता है। कमेंट देने के लिए हम हैश सिंबल यूज़ करते हैं, और हैश सिंबल जो है ये स्टार्टिंग में भी यूज़ हो सकता है लाइन के। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ अ स्क्वायर, और ये लाइन के एंड में भी यूज़ हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने और करके लिखा है एरिया को साइड रेस्ट पर 2 और आगे हैश सिंबल लगा के कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ अ स्क्वायर। सो दोनों तरीके वैलिड हैं। पूरी की पूरी लाइन भी हम एलोकेट कर सकते हैं कमेंट को, या एक स्टेटमेंट के एंड में भी कमेंट हम दे सकते हैं हैश सिंबल यूज़ करके। और कई बार हमें मल्टीपल लाइन कमेंट्स देने की ज़रूरत पड़ेगी, हमारा कमेंट एक से ज़्यादा लाइंस में फ्लो करेगा, तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम हर लाइन के स्टार्टिंग में लेफ्ट में हैश सिंबल लगा दें, जो कि ज़्यादा टीडियस हो जाएगा, मतलब अगर 5 लाइन कमेंट किया तो 5 बार मुझे हैश सिंबल टाइप करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं 3 कॉमाज यहाँ पे यूज़ करूँ, ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग कहते हैं इसे। तो यहाँ पे नीचे हम एग्जांपल देख रहे हैं कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो 3 कोट्स स्टार्ट करेंगे, और जहाँ पे वो मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट एंड हो रहा है उसके एंड में हम 3 कोट्स को एंड करेंगे। तो इसके बीच में 3 कोट्स के स्टार्ट और एंड के बीच में जितनी भी लाइन्स हम देना चाहते हो हम दे सकते हैं। सो ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स देने का टेक्निक है। अब ये सारा अंडरस्टैंड करने के बाद हमारा गेटिंग स्टार्टेड जो चैप्टर है वो उसका कंटेंट पूरा का पूरा कंप्लीट है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की जो एंड में लैब एक्सरसाइज हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और उनको समझेंगे और उनको एग्जीक्यूट करके पाइथन के एनवायरनमेंट में देखेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन हिट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। हैप्पी कोडिंग फ्रेंड्स।